So next is the wrong way to fight the inequality. तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन इशू है जिसके बारे में बात हो रही है, वेल्थ इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जा सके। एंड डेटा जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2022 में जो टॉप 1% है इंडिया के पॉपुलेशन का, वो अपहोल्ड कर रहा था 40% ऑफ द टोटल वेल्थ। इसके अलावा बॉटम 50% की बात करते हैं तो सिर्फ 6.4% ऑफ टोटल वेल्थ वो ओन करता है। डिक्लाइनिंग शेयर है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इन द शेयर ऑफ इनकम बॉटम 50% की अगर बात करते हैं। बट रिलेटिवली अगर बिगर पिक्चर की बात करते हैं तो जो रियल इनकम है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो स्लाइटली इंप्रूव हुआ है जो बॉटम 50% है उसके लिए। जो टोटल रियल इनकम है बॉटम 50% की वो 4-फोल्ड इंक्रीज हुई है 1991 से लेके 2022 तक। सो बेसिकली जो डिस्पैरिटी है इनकम शेयरिंग में, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे सोसाइटी में, वो लिमिटेड है। एंड बेसिकली जो इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है हमारे बॉटम 55% में, जिसमें वल्नरेबल सेक्शन आ जाता है, उसके लिए जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वे फॉरवर्ड के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या जो हाई इनकम अर्नर्स हैं उनके ऊपर ही हमें हायर टैक्स लगा देना चाहिए, या फिर हमें फोकस करना चाहिए कि जो वल्नरेबल सेक्शन है कैसे उसको ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड की जा सके। तो इन चीजों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर 1947 से हम ट्रेंड की बात करते हैं तो इंडिया ने एक सोशलिस्ट और इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया। बेसिकली उस पीरियड में इनइक्वालिटी में कुछ कुछ रिडक्शंस हुए, जो पॉलिसी रिफॉर्मेशंस लेके आए गए थे उनकी वजह से रिफॉर्म्स लेके आए गए, ताकि जो रेगुलेटरी बैरियर्स है उसको डिसमेंटल किया जा सके। मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज की तरफ इंडिया ने बढ़ने की कोशिश की, लाइसेंस राज को डिसमेंटल करने के लिए बात की, ट्रेड लिबरलाइजेशन, फिस्कल रिफॉर्म्स लेके आने की बात की। तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बेसिकली 1960 से 1990 के बीच में बात करते हैं तो 1.6% एवरेज गया था। अभी बात करते हैं 2022 तक, 1990 से 2022 तक, तो एवरेज वाज 3.6% पर ईयर। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। सबसे पहले तो वेल्थ इनइक्वालिटी जो है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, देन वेल्थ टैक्स जो है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। बेसिकली बात किया जा रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आता है लेबर और लैंड ओनर्स के ऊपर। जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की वो मैसिवली इंक्रीज होती जा रही है। तो हमें हेल्प करना चाहिए कि जो कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज का आउटपुट निकल रहा है वो कैसे बूस्ट हो पाए, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वल्नरेबल सोसाइटी का उसको कैसे हम बढ़ा पाए, एंड कैसे हम स्किल्स जो है वल्नरेबल सेक्शन के बढ़ा पाए, ताकि वो अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा पाए कि जो हाई पेइंग जॉब्स है उनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड की जो स्किल्स हैं उसको वो बेसिकली मीट कर पाए। इसमें ओवरऑल ये है जो कि आप स्पेशल प्रिविलेज। सिर्फ हाई टैक्स करके आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं कर सकते। आपको इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ाना होगा। इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ाना मतलब क्या? मतलब कि डिजिटल इंक्लूजन बढ़ाना, जैम ट्रिनिटी, जन धन, आधार, उसके साथ फिर डीबीटी के एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद फिर आप ऑनलाइन वे में आप ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ते जा रहा है। आप कैसे? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं, आप आर्बिट्रेशन काउंसिल बैठा रहे हैं, आईबीसी लेके आ रहे हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट को लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुअर का इकोनॉमिक फ्रीडम वो बढ़ते जा रहा है। तभी जा करके ओवरऑल वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्सेप्ट है वो अचीव हो सकता है, रादर देन ओनली टैक्सेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ थ्रू सब्सिडीज। लिविंग स्टैंडर्ड तभी बढ़ सकता है मासिस का, इफ द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। तभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज बढ़ाने फोकस किया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें तो हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ेगा। कंटिन्यू। So the next is regarding animal protection bill. सो इशू जो रेज हुआ है बेसिकली क्रोएशिया में और भी ज्यादा पेनल्टीज को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है रिगार्डिंग द क्रुएल्टी। जो भी डोमेस्टिक पेट्स है उनको अबैंडनमेंट अगर हो रहा है, क्रुएल्टी किसी टाइप की हो रही है, उसके लिए जो पेनल्टीज है उसको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इंडिया में अगर बात करते हैं तो पीसीए एक्ट है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी
टू द एनिमल्स एक्ट 1960, जो कि बेसिकली लीगल जो क्रिमिनलाइजेशन है बेसिक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रूअल्टी है टुवर्ड्स इंडिया, उसके लिए काम करता है। यहाँ पे कुछ कुछ थ्योरीज की बात हो रही है कि कैसे कैसे पनिशमेंट दी जा सकती है। 3 मेन गोल यहाँ पे बात की जा रही है, रिट्रीब्यूशन, डिटरेंस एंड या फिर रिहैबिलिटेशन। तो रिट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली पनिशमेंट दी जाए जो भी क्राइम कमिट किया जा रहा है उसके लिए। डेटरेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इन क्राइम्स को, बाय इम्पोजिंग द पनिशमेंट, जिससे कि जो प्रेडेटर एंड जो जनरल पब्लिक है दोनों ही इंगेज हो पाए इस चीज में। रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो कैसे बिहेवियर जो है परपिट्रेटर का उसको रिफॉर्म किया जा सके ताकि फ्यूचर ऑफेंसेस को हम हटा पाए। अगर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट की बात करते हैं यहाँ पे तो वो बेलेबल है या फिर हम बोल सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस एक्ट के अंदर लिया जाता है, जिसमें कि जो इंडिविजुअल है उसको बेल बहुत आसानी से मिल जाती है तो ये एंड प्रॉब्लम है। इमीडिएट पुलिस एक्शन। तो ये इशू है, की इशू है कि नॉन कॉग्निशनल है और इट इज बेलेबल। उसमें अंदर पेनल्टी है वो इतने कम है, 10 रुपये फाइन, फाइन चीज किसका। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि द कोर्ट हैव द डिस्क्रिशन इन चूजिंग द इम्प्रिजनमेंट या इम्पोजिंग फाइन। तो कर मैक्सिमम केसेस में फाइन इम्पोज करता है, 100 रुपया, 1000 रुपया। और तो उसी का इट इट डज नॉट एक्ट अ डेटरेंट इन ट्रीटिंग द एनिमल लाइक अ बीइंग इटसेल्फ। तो इससे अवेयरनेस नहीं लोगों के अंदर में आता है। ऐसा केसेस आते रहता है जिसमें एनिमल क्रूरटी को प्रमोट किया जाता है और डरते नहीं है लोग। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे इस पर बात होना चाहिए पीसी एक्ट के ऊपर में, और एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर में इको सेंट्रिज्म लाने के लिए कहना चाहिए कि आप अकेले इंसान नहीं है वर्ल्ड में जिनका हक है रहने का, जीने का, एनिमल का भी। उसके हिसाब से ह्यूमन राइट्स कोट एंड कोट शुड बी प्रमोटेड फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। तो सब में आ जाएगा, पोल्ट्री फार्म से लेकर के लाइव स्टॉक इंडस्ट्री और पेट इंडस्ट्री सब में। तो इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। एंड एक और इशू भी है इसमें कि इम्प्रिजनमेंट को बेसिकली अवॉइड किया जाता है एंड उसकी जगह जो हमारे फाइन्स हैं उसको लगा दिया जाता है। तो उसके लिए उसकी वजह से भी सीरियसनेस जो है इसको परसीव करने के लिए वो कम हो जाती है। तो कैसे अमेंडमेंट होगा? तो 3 वो नेक्स्ट, लिखा हुआ है यहाँ पर, रेट्रीब्यूशन, डेटरेंस, उसके बाद फिर इम्प्रिजनमेंट या रिहैबिलिटेशन है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार क्राइम करेंगे तो आपको डायरेक्टली इम्प्रिजन किया जाएगा। सेम अप्लाई होता है ट्रैफिक वॉयलेशन में भी, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एमसीसी में भी, कि पहले आपको कुछ घंटे के लिए बैन किया जाता है, उसके बाद फिर लॉन्गर हार्शर पेनल्टी इम्पोज किया जाता है। कंटिन्यू। so in the next one we are talking about how India must collaborate with the Indian Ocean countries the day warming। हम देख रहे हैं कि जो इंडियन ओशन का टेम्परेचर है वो और भी ज्यादा वार्म होता है, 8.2 डिग्री सेल्सियस, एंड इसको बोला जा रहा है कि 2020 के बाद से के 2100 तक और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 1.7 डिग्री सेल्सियस से लेके 3.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मरीन हीट वेव्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, 10 फोल्ड जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। अभी एवरेज पे अगर बात करते हैं पर ईयर 20 डेज में हमें फॉर्मेशन देखा जाता है उसका, बट आगे जाके 220 से लेके 250 डेज पर ईयर इंस्टेंसेस देखे जाएंगे ऑफ द साइक्लोन्स। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा ओशन का, उससे ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ता जाएगा, कोरल ब्लीचिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, मास कोरल डेथ में रिजल्ट करेगा। इसके अलावा सीवियर साइक्लोन हमने देखा, मॉनसून साइकिल जो है वो अनबन हो जाएगी, एराटिक रेनफॉल कम हो जाएगी, इस रेन की वजह से फ्लडिंग कहीं पे बढ़ जाएगी, तो नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल होने की वजह से ड्रॉट दूसरे रीजन में बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली इंडियन ओशन के जितनी भी कंट्रीज हैं उनको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, तो और भी ज्यादा कोलैबोरेशन होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके एंड कैसे टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा सके। अगर यहाँ पे बात करते हैं
थर्मल कैपेसिटी ऑफ ओशन की। तो थर्मल कैपेसिटी ऑफ ओशन जो है सरफेस से लेके 2000 मीटर्स बिलो तक, वहां पे जो थर्मल कैपेसिटी है ओशन की, उसका रेट 4.5 जीटा जूल्स है पर डेकेड, जो कि बढ़ता जा रहा है इतने रेट पे। 4.5 जेटा जूल्स पर डेकेड बढ़ता जा रहा है, एंड ये और भी ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, जिसमें 16 से 22 जेटा जूल्स जूल्स तक ये बढ़ जाएगा। जूल की अगर बात करें तो यूनिट है जिसमें एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। 1 जेटा जूल इज इक्वल टू अ बिलियन और ट्रिलियन ऑफ जूल्स। तो ये छोटा सा फैक्ट हो जाता है। इन द नेक्स्ट वन we are talking about the labor and how they are directly impacted by the climate change. Basically यहाँ पे ILO, that is International Labour Organization की रिपोर्ट है, which is talk about कैसे सेफ्टी और हेल्थ इंश्योर करी जा सके एट द वर्क प्लेस। तो यहाँ पे 6 मेजर हजार्ड्स आईएलओ ने आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले तो सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हो रहे हैं वर्क प्लेस, एयर पोल्यूशन से टैकल कर रहे हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का भी चैलेंज है जिसमें डेंगू फीवर, जिका वायरस, ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे वर्कर्स को। एग्रोकेमिकल्स, जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, एग्रोकेमिकल्स के एक्सपोजर आने की वजह से डिजीजेस का एक पैटर्न फॉर्म होता जा रहा है। उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज का जो बर्डन है वो भी बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग बढ़ रही है। इसके अलावा गिग इकोनॉमी वर्कर्स की अगर बात करते हैं, जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जो एप्स प्रोवाइड करते हैं, स्विगी हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, जेप्टो हो गया, तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं जो हीट वेव्स आ रही है उनकी वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी डेथ भी इसमें अब होने लग गई हैं। इसमें बोल सकते हैं कि वार्मिंग प्लैनेट, तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हीट वेव हो रहा है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? जो लोग बाहर निकलते हैं घर से, डिलीवरी बॉय हो गए, उबर, जेप्टो ड्राइवर, फिर एग्रीकल्चर में जो फेम महिला लोग काम करती है वो हो गया, आंगनवाड़ी सर्विसेज, आशा वर्कर जो बाहर निकलती है वो हो गए। तो ओवरऑल जो वर्कर प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो कम हो जाएगा। तो ऑलरेडी ऐसा कौन सा एक्ट है इंडिया में दैट टॉक्स अबाउट द वर्कर सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड, और उससे रिलेटेड जो भी वर्कर से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड क्या क्या एक्ट है? तो इसमें सेवरल एक्ट्स है। मिनिमम वेजेस एक्ट, नीचे का एक बार, ऑपरेशन सेफ्टी हजार्ड एक्ट, फॉर फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, माइनिंग एक्ट, एक्सेट्रा। अब इसमें क्या है कि फैक्ट्री एक्ट है। फैक्ट्री इंडिया में क्या है कि 10 से ज्यादा जो वर्कर, इफ दे आर एम्प्लॉइंग दैट, दे आर नोन एज फैक्ट्री। तो 10 से कम एसएचजी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बाकी सब वो इंक्लूड नहीं होते। तो क्या होता है कि जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर है, उनको जब हीट के वेव के कारण जब बीमार पड़ते हैं, या फिर उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर अफेक्ट होता है, तो उनको रेन्यूमरेशन या फिर उनको कंपेंसेशन नहीं मिलता है। दैट इज वाई जब प्रोटेस्ट हो रहा था आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी, और मेनी ऑफ देम गिग वर्कर भी डिमांड करते हैं कि हीट वेव को भी एज अ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वर्किंग कंडीशन के अंदर में लाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट और साइक्लोन नहीं आ सकता, हीट वेव को भी लाना चाहिए कि वो भी एक इम्पैक्ट करता है सेफ्टी और हेल्थ पर। तो एक ये कंडीशन हो गया। दूसरे कि उन लोग डिमांड करते हैं कम से कम फैक्ट्री के अंदर में एसी रहे। उसके बाद फिर ओवरऑल आपको अगर मिड डे मील आपको मील मिल रहा है हफ्ते में एक बार, या पैकेट फूड सिस्टम में, तो उसमें बटर मिल्क, लेमन जूस, कोकोनट मिलना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर भी एक चैलेंजेस रहता है। तो अगर हीट वेव को डिफाइन कर देंगे, पहली बात है कि उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर लाएंगे, वो अभी है नहीं। उसके बाद बाकी जो वर्क प्लेस सेफ्टी एक्ट है नीचे में दिया हुआ, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लेके आएंगे कि हीट वेव के अंदर में ये सब डायरेक्शन देना चाहिए कंपनी को, आप इम्प्लीमेंट करो। हो सकता है कि आप सिंपल से सिंपल चीज दे सकते हो कि टोपी हो गया, या फिर कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, कि जैसे ही पहुंच रहे हो आपको बटर मिल्क मिल रहा है। एक्स्ट्रा खर्चा बहुत कम होगा, लेकिन उससे कितना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसी वजह अब प्रॉब्लम क्या है कि क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि पहली बात है एमएसएमई सेक्टर मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर है, और ओवरऑल जो मानसिकता है कि
ज्यादा से ज्यादा खटाओ, मैक्सिमम प्रॉफिट करो, और वो ऊपर वापस से फिर री इन्वेस्ट करो कैपिटल में, रादर देन टेकिंग केयर फॉर द वर्कर्स। ये मेन माइंडसेट है। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर लेवल पे भी कमी है, लेबर इंस्पेक्टर है कमी है, स्पेशलाइजेशन कम है। सेंसिटाइजेशन और कॉम्पिटेंस अगर इंस्पेक्टर फोकस करना चाहिए उसमें, वर्कर सेंसिटिविटी वर्कशॉप उस पर फोकस, जैसे जेंडर सेंसिटिविटी वर्कशॉप होता है वैसे ही वर्कर सेंसिटिविटी वर्कशॉप पर फोकस करना चाहिए। एंड और एक कम से कम पब्लिक पॉलिसी में हीट वेव, क्लाइमेट और प्रोडक्टिविटी को जोड़ना चाहिए। हमेशा क्लाइमेट को डिजास्टर की तरह से देखते हैं, क्लाइमेट को हमेशा इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी की तरफ से देखते हैं, लेकिन वर्कर प्रोडक्टिविटी को मत कम जोड़े, तो वो जोड़ने से फायदा। कंटिन्यू। Thank you for adding so many important points. Next one is panic in Delhi as over 150 schools get bomb threats. So basically, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसको डिक्लेयर किया एज अ हॉक्स। इसके अलावा जो थ्रेट्स दिए जा रहे थे वाया ईमेल दिए जा रहे थे टू द डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स इन दिल्ली एनसीआर रीजन, जहाँ पे हमने देखा कि जो आईपी एड्रेस है वो रशिया का यूज किया जा रहा था। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन थ्रेट्स दिए जाते हैं या फिर ऐसा एक इमरजेंसी क्रिएट की जाती है, उसको टैकल करना कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वीपीएन यूज करके वो अपनी लोकेशन को हाइड कर सकते हैं। एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये पैनिक क्रिएट किया जाता है तो आपके इमरजेंसी में पहले 5 स्टेप्स क्या होंगे? इमरजेंसी में हर एक स्कूल में कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हर स्कूल का एक कॉमन ग्रुप होता है जिसके थ्रू इमरजेंसी बेसिस पे हम बता सकते हैं उनको कि जो पेरेंट्स हैं चिल्ड्रन हैं उनको हम इंफॉर्म कर सकते हैं ताकि एकदम से रोड्स पे रश ना हो। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है सिटी के अंदर, उसको और ज्यादा इफेक्टिव और फास्ट बना सकते हैं। और अवेयर कर सकते उसके हैं लोगों अलावा को कि कहीं पे अगर बॉम्ब ऐसे कुछ लवारिश बैग मिलता है तो उसे रिपोर्ट करें अथॉरिटीज को डायरेक्टली, वो एक हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट But एक the ड्रिल होना चाहिए but the इमरजेंसी ड्रिल। question arises that how to tackle such cyber crimes. ट्रांसनेशनल बॉर्डर साइबर क्राइम्स को कैसे टैकल करें? तो उसके लिए पुलिस पुलिस मस्ट बी मोर कैपेबल। इंडिया ने बॉर्न कन्वेंशन है, एक बॉर्न कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम्स, वो साइन नहीं किया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बॉर्न कन्वेंशन अगर साइबर क्राइम पे इंडिया ने साइन किया है तो उन कंट्रीज के साथ इंडिया ऑन द रियल टाइम बेसिस इंफॉर्मेशन ले सकता है, पता लग सकता है और ट्रेस हो सकता है। अदरवाइज तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। हाँ, बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन, ओके, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम्स, तो वो बहुत जरूरी है, नहीं तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द रेलेवेंट हेल्प। और ये जो है इससे जो है काम जो सोसाइटी में कामनेस चाहिए, जो पैनिक नहीं होना चाहिए, वो बार बार होता रहेगा। क्योंकि अभी 2 महीने पहले कलकत्ता में हुआ था, फिर चेन्नई में भी ऐसा हुआ था, और जैसा अभी हमने डिस्कस किया दिल्ली में भी ऐसा हुआ। तो दिस इज अ रिकरिंग थीम, इट्स अ न्यूसेंस, सो इट हैज टू बी टैकल्ड थ्रू प्रॉपर मेजर्स। एंड जो एफिशिएंसी है पुलिस ऑफिसर्स की, जुडिशियल ऑफिसर्स की, उनकी कैसे बढ़ाई जा सके कैपेसिटी, उसके लिए ऑलरेडी साई ट्रेन पोर्टल इन प्रोग्रेस है जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, कैसे इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिस एंड प्रोसिक्यूशन आगे कैरी आउट करना चाहिए साइबर क्राइम से रिलेटेड, वो सिखाया जाता है। इसके अलावा जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम्स जो हैं वो भी अलग अलग स्टेट्स एंड ड्यूटीज में स्टैब्लिश की गई हैं जिससे कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा सके। सो नेक्स्ट, व्हाई इज चाइना मोर इम्पोर्टेंट फॉर टेस्ला देन इंडिया? तो हमने देखा कि जो इलॉन मस्क है, दैट इज सीईओ ऑफ टेस्ला, ही हैड लैंडेड इन बीजिंग एंड पहले वो इंडिया में आने वाले थे एंड दैट टूर वाज सस्पेंडेड। उसी के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि चाइना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना के बारे में फैक्ट्स की बात करें
तो बैटरी के प्रोडक्शन में डोमिनेंस है। दैट इज चाइना जो है, जो भी ग्लोबल ईवी सेल्स हो रही हैं उसमें हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो चाइना के पास ही है। चाइना सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स जो यूज किए जाते हैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग में उसमें डोमिनेट करता है। इसके अलावा टेस्ला का भी जो बिगेस्ट प्लान है वो शंघाई में लोकेटेड है, जहाँ से कार्स जो हैं ऑटोमोबाइल्स हैं उनको सप्लाई किया जाता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड इंडिया की अगर बात करते हैं तो पीएलआई स्कीम्स लेके आई जा रही है। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल या फिर जो बैटरी स्टोरेज होता है जो कि लिथियम आयन बैटरीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में उसके लिए पीएलआई स्कीम्स लेके आई जा रही है। मेन बात इसमें है कि इंडिया में जो बैटरी मैन्युफैक्चर अभी हो रहा है इसके अलावा ओनली डिपेंडेंट ऑन, इट इज ओनली फॉर लैपटॉप मोबाइल, उसके लिए। चाइना में जो दे हैविंग 2/3 ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी डेवलप फॉर ईवीज। तो जैसे जैसे इंडिया में ईवीज को पुश करने की बात करेंगे, फैक्ट्रीज बैठेंगे, बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे जीएसडब्ल्यू ने उड़ीसा में बैठाया, उसमें अगर बढ़ते रहेंगे तो ऑब्वियस बात है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया का शेयर और ग्लोबल मार्केट 13% हो सकता है और फिर बाकी एरिया में लीडर बन सकता है। और ये भी करेंटली चाइना के पास जो एडवांटेज है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। हम्म Okay. So the next one is regarding Paul Auster. So Paul पॉल Auster, ऑस्टर और एक्सपेरिमेंटल ऑथर, फिल्म मेकर है एंड ही इज एसोसिएटेड विद पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म का मीनिंग क्या होता है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज है, मॉडर्न वैल्यूज है, इट इज जनरली it is criticized as a western centric values, right from the beauty standard, development standard। फिर क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, उनका जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनियल कंट्रीज, कॉलोनीज इन द अफ्रीकन एशियन रीजन। तो जो अफ्रीकन एशियन रीजन है, इट गॉट स्लोली अंडर डेवलप एंड वेस्टर्न कंट्री गॉट डेवलप्ड, और उनका अपना सेट ऑफ वैल्यूज है, दे हैव इम्पोज्ड ऑन दैट थ्रू न्यू कॉलोनिज्म। तो पॉल ऑस्टर बात करते हैं कि जो सॉबॉल्टन उनका जो मेथड क्या है रहने का, मल्टी कल्चरल बात करते हैं कि रेफ्यूजीज पर फोकस करते हैं, अलग अलग जो मार्जिनल सेक्शन सोसाइटी एलजीबीटी और बाकी सब उस पर फोकस करते हैं, तो इसलिए इनका रूल है। एंड इसके अलावा फिल्म मेकिंग में जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क रहा है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट फिल्म है स्मोक, एक और है ब्लू इन द फेस जिसमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा एक नॉवल है जिसके लिए वो फाइनल लिस्ट में भी आए थे फॉर द बुकर प्राइज, दैट इज 4321। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हो जाता है उनका। You can take this one up. आर्टिकल 31C कल इसको डिस्कस किए थे रिगार्डिंग कब इस इम्प्लीमेंटेशन हुआ, 25 अमेंडमेंट एक्ट, रोल ऑफ द शंकर प्रसाद केस 1951, फिर गोलकनाथ केस 1967, 73 में केशव नंदा भारती केस आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट विच इन्फोर्स 31C। उसके बाद फिर 1980 में 31C को अपहोल्ड किया गया मनरेगा मिल केस में कि वो 31C में क्या बोलते हैं विद रिगार्ड टू थिंग्स कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, material resources of the community are redistributed to serve the common good। 39B है, 39C में to avoid concentration of the wealth। दोनों के तहत पे आप पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू अचीव टू गोल्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन, मेंशन इन 39B and C ऑफ DPSP। ये जायज है और इट इज गिवन प्रीमेसी टू आर्टिकल 14, 18 and 19। लेकिन तब भी जुडिशियल रिव्यू उनके ऊपर लगेगा, तब भी बाकी जो आर्टिकल्स 21 बाकी सब उसके नीचे में रहेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि अल्टीमेटली जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आप 9 शेड्यूल को यूज नहीं कर सकते। तब से क्वेश्चन उठता है कि जो इसका इंटरप्रिटेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कम्युनिटी डिटरमिन आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा? तो इस पर एक क्वेश्चन उठता है। दूसरा कि टू रीडिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, तो मटेरियल रिसोर्स के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आता है। तो अभी वही 9 जज की बेंच है
वो डिसाइड करेंगे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं। Okay. यही है। Regarding the same topic we're talking about here also. तो ऐसी रिजर्व्स वर्डिक्ट टू ले डाउन, ऊपर करो एक बार, 1 सेकंड, टू ले डाउन सर्टेन पैरामीटर्स। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होने नहीं चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी हो इट विल बी लेड बाय द कम्युनिटी। ऐसा नहीं होगा, इट विल बेस्ड ऑन द मिक्स इंडियन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन और गांधीन ट्रस्टीशिप मॉडल पर रहेंगे कि जब जरूरत पड़े तब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो पास करना है तो कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। Okay. हाँ इसमें लिखा हुआ ना, ताइवान एग्जांपल दिया, अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो मैसेज क्या जाएगा वर्ल्ड वाइड में, आपको चाइना +1 स्ट्रैटेजी में जाना है, ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, तो मैसेज क्या जाएगा कि आई विल नॉट, इफ इफ दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन यू आर गिविंग मी, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री। क्योंकि आप मेरे को बताओ कि कहीं भी शिफ्ट कर जाओ दिक्कत होता है, लैंड लेबर कॉस्ट, लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल सब में कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसलिए इसमें डिसाइड किया जाए कैसे करना है, तो ट्रस्टेड मॉडल पर होंगे मोस्टली, तो जब आएगा तो वी विल डिस्कस। कंटिन्यू। So next is M1 exchange to rope in 30,000 more MSMEs. तो यहाँ पे बात हो रही है लार्ज ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में एंड इस ऑनलाइन फाइनेंसिंग एंड बिल्ड। M1 एक्सचेंज जो है ये एंगेज्ड है ऑनलाइन फाइनेंसिंग में एंड बिल डिस्काउंटिंग में फॉर द MSMEs। इसमें अगर बात करते हैं तो 25,000 से 30,000 से ज्यादा MSMEs पर ओपन किया गया है। तो मानसी, इफ यू कैन हाईलाइट द मेजर रोल अबाउट। ओके, यहाँ पे फर्स्टली जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है उसका एग्जांपल है ये M1 एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो ट्रेड्स इज द ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसको 2014 में लॉन्च किया गया बाय RBI। मेन ऑब्जेक्टिव या एम इसका यही था कि हम MSMEs को हेल्प कर सके इन फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग जो उनकी इनवॉइसेज हैं। तो जो इनवॉइसेज हैं या जिनको हम रिसीवेबल्स बोलते हैं, जो उनकी रिसिप्ट्स हैं, उसको MSMEs ट्रेड कर सकते हैं या उनको रीफाइनेंस करा सकते हैं, जो कि रीफाइनेंस जो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं एंड वो उनका इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो उसमें ये बेनिफिट MSMEs के लिए ये होगा कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल डिमांड्स हैं वो जल्दी इन क्विक टाइम फ्रेम, छोटे कम टाइम में मीट अप हो सकती है। एंड इसमें अगर हम जो प्लेटफॉर्म की बात करें तो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स कौन से हैं, तो सेलर्स में सिर्फ ओनली MSMEs आर द सेलर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते टू गेट देयर रिसीवेबल्स जो बिल्स हैं उनको रीडिस्काउंट कराने के लिए। बायर्स में कॉर्पोरेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSUs भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एंड एक फैक्टरिंग यूनिट क्रिएट किया जाता है, फैक्टरिंग यूनिट। तो ये हम टर्म फैक्टरिंग यूनिट क्रिएट करते हैं अगेन फॉर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और फैक्टरिंग यूनिट है जो सारी डिटेल्स कंटेन करता है रिगार्डिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड देन एक ऑक्शनिंग होती है, जो बेस्ट हाईएस्ट बिडर होता है दैट इज एबल टू लाइक फाइनेंस दैट पर्टिकुलर बिल, और जो मनी है दैट गेट्स ट्रांसफर टू द MSME। एंड अभी रिसेंटली इसमें एक चेंज ये किया गया कि RBI ने इंश्योरर्स को भी इंक्लूड किया है कि दे कैन ऑल्सो ऑपरेट। तो इंश्योरर्स का इंपॉर्टेंट रोल आएगा, जो फाइनेंसर्स हैं उनका जो रिस्क है उसको इंश्योरर्स हेज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस सबसे एक चीज निकल के ये आती है कि फैक्टरिंग बिजनेस एक एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट इज अ फैक्टरिंग बिजनेस? उसमें MSMEs दे सेल देयर बिल्स टू द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या, जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल NBFCs या बैंक्स, दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स हेयर। दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस अगेंस्ट द रिसीवेबल्स, and in turn that money is provided to the MSMEs. And we are having one regulation, Factoring Regulation Act 2011। इसको रिसेंटली अमेंड किया गया 2020 में। तो इससे पहले 2020 से पहले ओनली 7 RBI approved NBFCs they could participate on the TREDS platform, but now it is open to more than 9,000 NBFCs after this amendment in 2020। so ये it is all about the TREDS platform, कैसे वर्क करता है, फैक्टरिंग बिजनेस क्या होता है। Okay. So next,
is government is planning to build the export zones which are specially for the e-commerce sector. तो यहाँ पे 100 day एजेंडा बेसिकली लेके आया गया है, जिसमें बात हो रही है कि कैसे जो कंप्लायंस का प्रोसेस है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है उसको और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल किया जा सके फॉर द ई कॉमर्स सेक्टर। यहाँ पे अवेलेबल इन स्पेशल एक्सपोर्ट हब्स बनाए जाएंगे ई कॉमर्स के लिए, जहाँ पे वेयर हाउसिंग, कस्टम क्लियरेंस, रिटर्न प्रोसेसिंग कैसे होनी चाहिए, लेबलिंग एंड टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए, रीपैकेजिंग, उनकी जो फैसिलिटीज है ताकि वो और भी ज्यादा इजी हो पाए ई कॉमर्स के लिए, उनको सेटअप किया जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस एक्सपोर्टर्स की बात की जा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली लीड करेगा इस पूरे 100 day एजेंडा को। एनी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट मानसी? नहीं, यू कैन मूव फॉरवर्ड। ये है कि कैसे ई कॉमर्स या ई कॉमर्स पॉलिसी भी वी आर वर्किंग अपॉन इट। तो ई कॉमर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड अगेन वेयर हाउसिंग, कस्टम क्लियरेंसेस, ऑल ऑफ दिस इज बीइंग वर्कड अपॉन। जैसे SEZs है हमारे पास, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए हम जोन्स क्रिएट कर रहे हैं। Okay. So next is regarding the imports of crude from the Russia is at 9-month high. अगर रशिया की बात करें तो रशिया ने 1.78 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है एक्सपोर्ट किया है टू इंडिया पर डे लास्ट मंथ की सिर्फ बात करें तो। अगर क्यूमुलेटिव इंपोर्ट्स की बात करते हैं इंडिया की तो वो डिक्लाइन हुए हैं 4.54 मिलियन बैरल से बेसिकली जो पर डे हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो कम हुए हैं। इंपोर्ट जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, जो कि ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं ऑफ द क्रूड ऑयल टू द इंडिया, वो भी डिक्लाइन हुए हैं क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे हम बस ये देख सकते हैं पीटी के लिए टॉप 3 क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स इंडिया के लिए कौन है। रशिया, फॉलोड बाय इराक, सऊदी अरेबिया, देन वी हैव US। तो टॉप 4 ये क्रोनोलॉजी। इराक, सऊदी अरेबिया एंड देन यूएस। Yes. So government is bringing down the windfall tax on the crude oil to 8,400 per ton. So windfall tax होता क्या है, how it is being कैसे उसको कम किया जा रहा है, मानसी प्लीज स्पेसिफाई। क्रूड ऑयल सॉरी विंडफॉल टैक्स जो है, विंडफॉल टैक्सेस अगर देयर इज सडन मूवमेंट या सडन चेंजेस इन द प्राइसेस व्हिच लीड्स टू अगेन हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट स्पेसिफिकली फॉर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो गवर्नमेंट इम्पोजेस विंडफॉल टैक्स ऑन दैट एक्स्ट्रा अमाउंट जो इन्फ्लेट हो रहे हैं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज बीइंग अर्न्ड बाय देम। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट मीनिंग है सिंपली। और विंडफॉल टैक्स जो इंडिया में इट इज रिव्यूड एवरी फोर्टनाइट बेसिस पे, तो दिस इज सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि फोर्टनाइट बेसिस पे इट इज रिव्यूड। एंड अभी करंटली जो अपडेट है दैट इज इट रिमेन्स अनचेंज फॉर द डीजल एंड एविएशन फ्यूल टर्बाइंस। Okay. So the next one is regarding 1,980 megawatt thermal power plant है बनावाला मनसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब का, वहां पे लोकेटेड है। 100% जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है कि तलवंडी जो है इट इज देयर इन पंजाब, तो it is Talwandi Sabo Power Limited. This is operating this thermal power plant at Mansa district of Punjab. So Talwandi is in Punjab. So next one is regarding higher cost of funds which are keeping the private banks, which keeps the private banks. Private lenders की बात हो रही है, NIM contraction. So Mansi, what is NIM contraction? NIM is the net interest margin. So how it is calculated? So this is the interest difference between the interest rate which the banks they are earning on their assets. मतलब assets क्या banks के जो वो loan provide कर रहे हैं, जो credit facilities provide कर रहे हैं, तो interest earned by the banks on their assets minus the interest which the banks are paying to the customers, for example on their saving banks या फिर जो term deposits होते हैं, तो उस इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बैंक्स की इनकम होती है। तो बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट ऑफ द फंड्स दैट कीप्स द प्राइवेट बैंक्स नेम्स अंडर प्रेशर। So this is currently the situation because again banks they are facing challenge in terms of attracting more of the
demand deposits or the account deposits, and there is a shift which we are seeing in terms of the savings which are moving towards the investments in capital market. तो यहाँ पे टर्म भी यूज किया गया है कासा. कासा क्या है? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स के लिए कासा टर्म यूज किया जाता है. इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए मानसी, अबाउट कासा. कासा यही है, करंट अकाउंट. टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं. आप लाइक करंट अकाउंट जो बिजनेस से रिलेटेड होता है तो करंट अकाउंट, और सेविंग्स अकाउंट जो आप अपना डिपॉजिट कर सकते हो वी एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स. अगर अगेन वी वांट टू अर्न सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट ओवर आवर सेविंग्स तो वी ओपन अप दी सेविंग्स अकाउंट. करंट अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस कम होती है, उसमें जो लिमिट होती है वो इतनी ज्यादा इम्पोज नहीं की जाती है. सेविंग्स अकाउंट पे विड्रॉल लिमिट भी होती है. तो Okay. So the last topic for today is why India's merchandise exports are declining in the financial year of 24. ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें डिक्लाइन हमने देखा है. ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जो थे, जेम्स, ज्वेलरी, उसमें भी डिक्रीज देखा गया है. इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है या फिर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसमें डिक्रीज था. इसके अलावा ओवरऑल बात करते हैं तो 3.1% ड्रॉप देखा गया है इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में. एंड एक अलग पॉइंट जो यहाँ पे है कि यूएस एंड यूएई, उनमें तो हमारा वो तो न्यू डेस्टिनेशन में आते ही है हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा बड़े हैं. इसके अलावा नीदरलैंड्स जो है वो इमर्ज हुआ है एज एन इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया के लिए. पहले सनराइज सेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आता है, उसके लिए न्यू मार्केट्स मिली हैं जैसे साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया. इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है वो मंगोलिया, एल सल्वाडोर, तुर्कमेनिस्तान, मोंटेनेरेगो, रशिया, मेक्सिको, टर्की, वहां पे भी हमने मार्केट्स बेसिकली अपनी वाइडन किया है. डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी हमने और डेस्टिनेशंस बढ़ाई हैं. फार्मा सेक्टर की बात करते हैं तो ग्रीस में, आयरलैंड में, स्वीडन, तो वी आर लातविया, सीइंग कि हाँ इथियोपिया. ओवरऑल जो अगर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं तो वी आर सीइंग अ डाइवर्सिफाइड शिफ्ट टुवर्ड्स अदर मार्केट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अभी इट इज बीइंग बिल्ड अप बाय अडानी पोर्ट्स इन विशाखापट्टनम. तो that will play one of the major structural roles in terms of increasing our exports further. And we are seeing ki high tech products there. We are seeing ki promising growth in terms of exports, apart from jahan pe we are seeing decline in the exports. So because of PLI and DLI schemes, we are seeing increase in the exports of even the pharmaceuticals and other areas.